हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप लोगों की एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है SCERT, जिसे बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और हिंदी में बोलते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इस परिषद की स्थापना 1988 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 की सिफारिश पर हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना इससे पहले हो गई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना के बाद उसी की तर्ज पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने 1967 में एससीईआरटी की स्थापना की, लेकिन उस समय ये केवल आंध्र प्रदेश तक ही थी, है ना। तो उसके बाद 1973 में केंद्र सरकार से तत्कालिक शिक्षा एवं समकक्ष संस्थाओं के को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों में परिवर्तित कर दिया गया और यह प्रेजेंटली भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में है। ये स्कूल एजुकेशन के लिए होती है और ये दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाई गई थी। सबसे पहली संस्था थी SIE, जिसे बोलते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और दूसरी संस्था थी SISE, जिसे बोलते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। इन दोनों इंस्टीट्यूट को मर्ज किया गया था 5 जनवरी 1979 को, ठीक है। और SCERT के अंडर ही काम करता है डाइट, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये कई राज्यों में स्वायत्तशाही है और इसके 3 स्तर होते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के 3 स्तर होते हैं, वैसे इसके भी 3 स्तर होते हैं, बस वो नेशनल लेवल पर और ये स्टेट लेवल पर है। तो पहला स्तर वही है, सेम सामान्य निकाय, जिसे जनरल बॉडी कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। और तीसरा है परिषद यानी कि काउंसिल। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है राज्य शिक्षा मंत्री या फिर सचिव या फिर निदेशक। सदस्यों का कार्यकाल होता है इसमें 6 साल का। और यूपी में इसकी स्थापना की गई थी 1981 में, जबकि उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है 2001 में। उत्तराखंड में पूछ सकते हैं पेपर में कि इसका मुख्यालय उत्तराखंड में कहाँ है। तो उत्तराखंड में 2 जगह पर इसका मुख्यालय है। पहला है रामनगर, जो कि 2002 में बना था, और दूसरा है नरेंद्र नगर टिहरी, जो कि अभी देहरादून में है, शिफ्ट हो गया है। ये आपका 2013 में बना था। अब हम पढ़ लेते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों इसे बनाया गया। तो इसका काम भी वही है जो एनसीईआरटी का काम था, बस वो ऑल इंडिया लेवल पे वर्क करेगा और ये स्टेट लेवल पे वर्क करेगा। तो सबसे पहला काम वही है, स्कूल शिक्षा में सुधार करना, अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना, राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्कूलों में लागू कराना, नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जैसे कि विज्ञान मेला, ड्रामा, सेमिनार, इन सब का आयोजन कराना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रौढ़ शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों की व्यवस्था करना, दोनों के लिए काम करना। और एनसीईआरटी का भी ये काम था, दोनों के लिए। आदर्श पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। भाई एससीईआरटी बोर्ड की भी तो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जैसे एनसीईआरटी की होती हैं पाठ्य पुस्तकें, है ना। स्कूल के लिए शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, विज्ञान किटें बनाना, स्कूल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करना, मूल्यांकन की तकनीकों का विकास करना। तो ये हो गए इसके उद्देश्य। अब इसके अंदर भी कुछ विभाग आते हैं, जिसमें मुख्य विभाग जो हैं वो ये सब हैं। सबसे पहला है प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग। दूसरा है लैंग्वेज डिपार्टमेंट, भाषा विभाग, जो वार्तालाप कौशल का विकास करता है। तीसरा है साइंस डिपार्टमेंट, यानी कि विज्ञान विभाग। चौथा है टेक्स्ट बुक डिपार्टमेंट, यानी कि पाठ्य पुस्तक विभाग। ये 1 से 12 तक की बुक्स बनाने में, उनको छापने में और वितरित करने में हेल्प करता है। वर्क एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट, कार्यानुभाग विभाग। एजुकेशन इवेल्युएशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं शैक्षिक मूल्यांकन तथा अनुसंधान विभाग। अगला है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, शैक्षिक तकनीकी विभाग। ये कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसी के अंदर एक और संस्था बनी जिसे बोलते हैं एडुसेट। इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, सेवारत शिक्षक शिक्षा एवं प्रसार विभाग। और लास्ट है पॉपुलेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट, जनसंख्या शिक्षा विभाग। तो इतने सारे विभाग इसके अंदर होते हैं और यही से आपका क्वेश्चन बनता है। इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा एससीईआरटी से, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हम और छोटा सा टॉपिक इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो है RCI, जिसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। ये भी आता है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? तो स्थापना हुई थी इसकी 1986 में और पारित हुआ था ये सितंबर 1992 में, और इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा मिला था 22 जून 1993 में। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, इसको व्यापक बनाने के लिए वो संशोधन किए गए थे 2000 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में।
यह एक सरकारी शाखा है जो ज़्यादातर दिव्यांग और असमर्थ बच्चों के लिए काम करती है। ठीक है, ये हम जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चे केवल दिव्यांग या फिर असमर्थ हैं उनके लिए ये जो है मेन अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट खोला गया। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी में है। मतलब सामाजिक न्यायालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है ये। और इसमें 4 तरह की विकलांगताएं शामिल हैं, यानी कि विकलांगताओं की भी कैटेगरी होती है। तो उसमें मेनली 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले है हियरिंग हैंडीकैप्ड, मतलब जो सुन नहीं सकते। दूसरा है विजुअल हैंडीकैप्ड, यानी कि जो देख नहीं सकते। तीसरा है लोकोमोटरी डिसेबिलिटी, यानी कि जो चल नहीं सकते। और चौथा है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जो मेंटली दिमागी रूप से कमज़ोर बालक होते हैं। उन सब के लिए ये पूरा विभाग जो है ये कार्य करता है। तो इसमें 16 कैटेगरीज हैं प्रोफेशनल्स की जो इसको चलाते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं देखो, सबसे पहला है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि बोलने में मदद करते हैं, बच्चों को बोलने के लिए हेल्प करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो उनकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। हियरिंग एंड एयर मोल्ड टेक्निक, जो कानों से रिलेटेड होंगे। ठीक है। रिहैबिलिटेशन इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस, रिहैबिलिटेशन में मदद करेंगे। स्पेशल टीचर्स होंगे उनको पढ़ाने के लिए हैंडीकैप्ड बच्चों की, और उनकी ट्रेनिंग के लिए भी स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे। वोकेशनल काउंसलर्स होंगे जो उनको समय समय पर काउंसलिंग करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स होंगे जो उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। मल्टीपर्पज़ रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट होंगे जो उनकी समय समय पर थेरेपी करेंगे। स्पीच पैथोलॉजिस्ट होंगे जो बोलने की अलग अलग थेरेपी देंगे अलग अलग समय पर। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट होंगे जो दिमाग से संबंधित जो बीमार होते हैं उनका इलाज करेंगे। सोशल वर्कर्स भी होंगे। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्पेशलिस्ट होंगे। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स होंगे। काउंसलर्स होंगे। प्रोथेटिस्ट होंगे। ऑर्थोटिस्ट होंगे। रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर भी होंगे। समय समय पर कुछ ऐसी वर्कशॉप भी लगेंगी जो बच्चों को गतिविधियाँ करने के लिए उत्तेजित करेंगी। ठीक है। तो इस संस्था के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला उद्देश्य था विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्रों में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को रेगुलेट करना, यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनाना और कार्यक्रम बनाना। विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक कार्मिकों की शिक्षण प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना। अब विकलांग व्यक्ति हैं तो उनको अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो व्यवसाय करने के लिए उनका क्या शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, उसके न्यूनतम मानक डिसाइड करेंगे। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायियों को प्रशिक्षण देंगे, है ना, पाठ्यक्रम उनको देंगे, एक पार्टिकुलर बनाएंगे उनके लिए, विकलांगों के लिए पाठ्यक्रम। देश के सभी संस्थाओं में समान रूप से मानकों को लागू भी करेंगे। निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में, मतलब उनको डिग्रियां भी प्रोवाइड करेंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री बनाएंगे, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बनाएंगे, उसकी मान्यता देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, है ना, जिससे कि उनको आगे जाके व्यवसाय करने में सरलता हो। वो डिग्रियां दिखाकर वो कहीं भी कोई व्यवसाय कर सके। भारत और विदेशों में कार्यरत जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए भी एक संगठन बनेगा और उनके भी प्रशिक्षण में मदद की जाएगी। ठीक है। तो ये सब हो गए, ये सब इनके जो है उद्देश्य हो गए। तो कुल मिला के इनका उद्देश्य यही होगा कि जो व्यक्ति आपके सही ढंग से, मतलब हैंडीकैप्ड हैं, जो व्यक्ति सही ढंग से चल बोल या फिर कार्य नहीं कर सकते, विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए ये पूरी मेनली संस्था बनाई गई है, उनके लिए कार्य करेगी ये। ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक पढ़ा है SCERT और दूसरा पढ़ा है RCI। ये दोनों ही LT के नए सिलेबस में ऐड हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ डालिए इनको अच्छे से, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू।